मैं आभा भारती, सहायक प्राध्यापिका, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से ऑनलाइन कक्षा की इस वर्तमान कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इससे पहले की कड़ियों में हम लोगों ने शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं। कोर्स 2 के अंतर्गत यूनिट 1 के अंतर्गत हमने शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य आदि विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं और आज का हमारा विषय है शिक्षा का क्षेत्र। वैसे हम बात करें तो शिक्षा शब्द अपने आप में अत्यंत व्यापक है। शिक्षा का संबंध मनुष्य से जन्मांतर का है। मतलब शिक्षा और मनुष्य का संबंध आधुनिक युग की देन नहीं है। प्राचीन काल से ही जन्मांतर का संबंध रहा है। अर्थ एवं परिभाषाओं में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि शिक्षा आंतरिक गुणों का विकास है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा आंतरिक विकास की न रुकने वाली प्रक्रिया है। सही मायने में अगर हम बात करें तो शिक्षा का अर्थ है मनुष्य को मानव बनाना। मानव बनाना अर्थात उसमें मानवोचित गुणों का विकास करना। इन मानवोचित गुणों में आते हैं जीवन को प्रगतिशील बनाना, सुसंस्कृत बनाना, सभ्य बनाना आदि आदि। शिक्षा मानव में मानवोचित गुणों को भरकर उसे संपूर्ण मानव के रूप में विकसित करती है, जिसके माध्यम से वह अपने आप को समाज में समायोजित करता है, उच्च आदर्श स्थापित करता है और अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति पहचान कर उसका निर्वहन करता है। अगर हम शिक्षा की बात कर ही रहे हैं तो शिक्षा मानव जीवन का शाश्वत मूल्य है और शाश्वत मूल्य होने के कारण मानव जीवन का कोई क्षेत्र शिक्षा से वंचित नहीं है। यानी मानव जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है, चाहे वो दैनिक कार्य हो, चाहे वो व्यावसायिक कार्य हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्य हो, चाहे वो व्यक्तिगत कार्य हो। मनुष्य के जीवन के तमाम सभी क्षेत्रों में शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र से मानव जीवन का कोई भी पहलू वंचित नहीं रह सकता है और इन तमाम पहलुओं का अध्ययन भी हम इतनी सहजता से नहीं कर पाएंगे। इस कारण हम शिक्षा को विद्यालय परिधि के अंतर्गत रखकर इसके क्षेत्रों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले शिक्षा दर्शन है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात शिक्षा के बिना दर्शन अपूर्ण है और दर्शन के बिना शिक्षा अपूर्ण है। शिक्षा क्रियात्मक पहलू है, दर्शन विचारात्मक पहलू है और हम दर्शन के माध्यम से ही जान सकते हैं कि व्यक्ति को क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। जब तक यह बात या यह विचार हम दृढ़ता से स्थापित नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, तो शिक्षा की सफलता नहीं हो सकती है।
शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। शिक्षा अपने मार्ग में सहजतापूर्वक प्रवाहमान नहीं हो सकती है। इसलिए दर्शन ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम यह निश्चित करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। अब हमारा अगला विषय है, अगला बिंदु है शिक्षा समाजशास्त्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है। वह अपने परिवार, मित्र, सखा, बंधु आदि से विशिष्ट गुणों को ग्रहण कर विशिष्टीकरण हासिल करता है और इसी विशिष्टीकरण के माध्यम से वह अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करता है, एक आदर्श स्थापित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा से समाज का क्षेत्र भी वंचित नहीं है। समाज को प्रगतिशील बनाने हेतु, समाज में उच्च आदर्शों की स्थापना हेतु, समाज को विकसित बनाने हेतु शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। अगर हमारा समाज प्रगतिशील है, विकसित है, तब ही जाकर वह अपनी आवश्यकताओं को, अपने नियमों का निर्धारण स्वयं कर सकता है, आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकता है। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। इस बिंदु से तो आप भली भांति परिचित हैं कि प्रायः सभी व्यावसायिक कोर्सों में मनोविज्ञान का समावेश अवश्य होता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में अगर शिक्षा को सफल बनाना है, शिक्षा को सफलीभूत बनाने हेतु मनोविज्ञान की आवश्यकता है। मनोविज्ञान का क्षेत्र भी शिक्षा से वंचित नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चे को समझने, अर्थात उनके स्वभाव, योग्यताओं, रुचियों, रुझानों, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, सीखने, आदतों तथा व्यक्तित्व को पहचान कर ही उन्हें निर्देशन देना। सीखने की प्रक्रिया तथा कारक जो बालकों को प्रभावित करते हैं उनको जानना सीखने की परिस्थितियों को समझने में सहायता देता है। हमारा अगला बिंदु है शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का इतिहास हमें शिक्षा के इतिहास के विभिन्न कालों में शिक्षा के इतिहास के बारे में हम पढ़ें। इस पेपर में शिक्षा का इतिहास बहुतायत रूप से पढ़ने को मिला है, पढ़ना है, कंपल्सरी है। तो हम प्राचीन काल से लेकर मुगलों का, अंग्रेज़ों का, आज़ाद भारत का तमाम शिक्षा पद्धतियों का क्रमिक विकास देखते हैं और उस क्रमिक विकास को देखते हुए वर्तमान में बच्चों को किस तरह की शिक्षा पद्धति चाहिए, उसकी आवश्यकता को समझते हुए हम अपने समाज में, अपने राष्ट्र के विकास के लिए एक परिशुद्ध शिक्षा पद्धति का निर्माण करना आवश्यक समझते हैं। अगला है तुलनात्मक शिक्षा, कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन से यहाँ तात्पर्य है कि हम विश्व पटल पर अन्य देशों में शिक्षा में हो रहे नए अनुसंधान, वहाँ की शिक्षा पद्धति, वहाँ की शिक्षा प्रणाली, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था आदि को जानकर समझकर
अन्य देशों की शिक्षा पद्धतियों से महत्वपूर्ण बातों को, अपने राष्ट्र के विकास हेतु आवश्यक तथ्यों को अपने शिक्षा पद्धति में सम्मिलित कर अपने राष्ट्र को विकसित बना सकते हैं, अपने राष्ट्र का नवनिर्माण कर सकते हैं। ये है तुलनात्मक शिक्षा पद्धति। तुलना सबसे ही तात्पर्य है कि अपने शिक्षा पद्धति और विश्व के अन्य देशों के शिक्षा पद्धति के साथ तुलना करेंगे और इस तुलना के फलस्वरूप विश्लेषण करने के उपरांत जो हमें तथ्य प्राप्त होंगे, उन तथ्यों का अपनी शिक्षण पद्धति में समावेश करना, जिसके माध्यम से हम विकसित बने, हम प्रबुद्ध बने। अगला विषय है शिक्षा समस्याएं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की समस्याएं भी शामिल हैं। हम वर्तमान शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उनके समाधान की विधियां मालूम करते हैं। हमारे देश की महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धतियों में क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या है राष्ट्रीयकरण की समस्या, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। भाषा की समस्या, विभिन्न प्रांतों में लेकर भाषा से संबंधित विभिन्न विवादों का जन्म एक लंबे अरसे से हो रहा है। विद्यार्थियों की बेचैनी, शिक्षा का व्यवसायीकरण, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा देना, किसी भी राष्ट्र में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के तहत धार्मिक शिक्षा देना राष्ट्र के विकास में बाधा है। सामाजिक तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध करना, शिक्षा के माध्यम का निर्णय करना, परीक्षा प्रणाली का सुधार करना, देश के सभी भागों में शिक्षा की समान सुविधाओं का प्रबंध करना, ये तमाम सारी समस्याएं हैं और ये सभी समस्याएं भी शिक्षा के क्षेत्र से वंचित नहीं है। अगर हम बात करें प्रौढ़ शिक्षा की, आज़ाद भारत के बाद, या यूं कहें कि आज़ाद भारत में प्रौढ़ शिक्षा एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसके माध्यम से हम भारत के साक्षरता दर को काफ़ी ऊपर उठाने में सक्षम हुए हैं। प्रौढ़ शिक्षा के सार्वभौमिकरण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि शिक्षा की समस्याएं हैं जो शिक्षा के इन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करती हैं, जिसके आधार पर हम इनके निराकरण की बात सोच सकते हैं, कर सकते हैं। शिक्षा प्रशासन तथा प्रबंध अगला बिंदु है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शिक्षा प्रशासन तथा प्रबंध। स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाने का काम होता है, शिक्षा देने का काम होता है और इनके चलाने का भी प्रबंध होता है। तो हम प्रशासन तथा प्रबंध के क्षेत्र में हम तमाम बातों को देखेंगे कि कैसे अध्यापकों की नियुक्ति करनी है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, बिल्डिंग कैसा है, पाठ्यक्रम कैसा है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य कैसा है, पाठ्यक्रम अपने उद्देश्यों को सही रूप से प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं, आदि आदि तमाम बातें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें हम विद्यार्थियों का चयन, मतलब किस प्रकार के विद्यार्थियों का चयन करेंगे जिससे जो आपका रिजल्ट है 100% हो, उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे तथा किस आधार पर उनको अगली कक्षा के लिए भेजा जाए, यह भी निर्धारण करेंगे। विद्यालय परिसर के अंतर्गत पीने शुद्ध जल की व्यवस्था
किस प्रकार होनी चाहिए यह निर्धारण करेंगे, पुस्तकालय कैसा होना चाहिए यह निर्धारण करेंगे। और विद्यालयी परिधि के अंतर्गत जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है विद्यालय में आने वाले अभिभावकों, अध्यापकों और मुख्य अध्यापकों के साथ संबंध कैसा है, उनके संबंध सौहार्दपूर्ण हो, इसका भी निर्धारण करते हैं। प्रशासन तथा प्रबंधन शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावशाली तथा लाभप्रद बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंध का भी क्षेत्र अछूता नहीं है। अगला बिंदु है हमारा शिक्षा तकनीकी। तकनीकी शब्द से अर्थ है कि हम बात यहाँ शिक्षा की कर रहे हैं तो शिक्षा तकनीकी को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। शिक्षण का अर्थ दूसरों को सिखाना है। इस प्रकार पढ़ना तथा सीखना दोनों शिक्षण प्रक्रिया में शामिल है। तो हम शिक्षा तकनीकी के माध्यम से तय करते हैं कि हमें क्या सीखना है और क्या सिखाना है और किन तरीकों से सिखाना है कि उसका अधिकतम प्रभावशाली हो, अल्प समय में हो, टिकाऊ हो, तमाम बातें। इसलिए शिक्षा तकनीकी भी शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। शिक्षा का क्षेत्र जो अन्य क्षेत्रों का अध्ययन करता है उनमें हम देखेंगे ध्यान से कि शिक्षा के क्षेत्र में नए नए विषय विकसित हो रहे हैं और इन विषयों का अध्ययन अनिवार्य है। प्राचीन काल में इन विषयों को पढ़ना अनिवार्य नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में विकसित होने वाले कुछ विषय इस प्रकार है। पहला, बालक शिक्षा, चाइल्ड एजुकेशन। दूसरा, सामाजिक तथा प्रौढ़ शिक्षा। तीसरा, स्त्री शिक्षा। चौथा, व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा। अध्यापक शिक्षा, पुस्तकालय शिक्षा, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन। बेसिक शिक्षा, शिक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग, कार्य अनुसंधान, शिक्षा में माप तथा मूल्यांकन। अगला है शिक्षा तथा सांख्यिकी। अब हम बारी बारी से एक एक पे चर्चा कर लेते हैं। बालक शिक्षा। वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है और बालकों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, क्योंकि बाल केंद्रित प्रक्रिया में बच्चों के मनोभावों, बच्चों की जिज्ञासाओं, बच्चों की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक तथा प्रौढ़ शिक्षा। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में इन सभी विषयों को अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सभी विषय किसी न किसी रूप में किसी न किसी विषय के साथ सम्मिलित थे। लेकिन जैसे पुस्तकालय शिक्षा ये नई अवधारणा है, व्यावसायिक निर्देशन ये नई अवधारणा है, इत्यादि इत्यादि। स्त्री शिक्षा की बात करते हैं तो परिस्थितियां वश हमारे देश में स्त्रियां शिक्षा से वंचित रह गईं। इसके तमाम कई कारण हैं, चर्चा करने से फिर हम लोग विषय से विषयांतर होंगे। इसलिए अगर हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, प्रबुद्ध राष्ट्र की बात करते हैं, तो स्त्रियों के शिक्षित हुए बिना ये पूरी कल्पना है। परंतु इन सभी क्षेत्रों में भी शिक्षा अपना जो है क्षेत्र फैलाए हुए है
निरीक्षण कर रहा है, समस्याओं की पहचान कर रहा है। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी करने के लिए शिक्षा तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। व्यावसायिक शिक्षा में बच्चों को किसी विशेष कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। अध्यापक शिक्षा। लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में अध्यापक का भी स्थान महत्वपूर्ण होता है, तो समय समय पर उसे भी अद्यतन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए अध्यापक शिक्षा की भी आवश्यकता है। पुस्तकालय शिक्षा। विद्यालयी परिधियों में पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें हों, पुस्तकालय अध्यक्ष किस प्रकार का हो, बच्चों और पुस्तकालय अध्यक्ष के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने वो पुस्तकों को उपलब्ध करा पाते हैं कि नहीं, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए। और ये सभी बातें शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन। कई बार होता क्या है कि व्यक्ति में वो सारी योग्यताएं होती हैं, सारी शक्तियां होती हैं, पर निर्देशन के अभाव में वह दबा हुआ सा, पिछड़ा हुआ सा रह जाता है। इसलिए शिक्षा की आधुनिक अवधारणा में हम शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन की भी अहमियत को नकार नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता होना ये अटल सत्य है। हर प्राणी एक समान नहीं होता, हर प्राणी की इच्छाएं, हर प्राणी की रुचियां एक जैसी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में निर्देशन आवश्यक हो जाता है व्यक्ति के शैक्षिक विकास के लिए, व्यावसायिक विकास के लिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन भी शिक्षा के क्षेत्र से अछूता नहीं है। बेसिक शिक्षा मीन्स एक बेसिक शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए, यह शिक्षा का क्षेत्र ही तय करता है। शिक्षा में श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग। आप सभी जानते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री है क्या, और इन सामग्रियों के प्रयोग से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाया जाता है, इजी बनाया जाता है, टिकाऊ बनाया जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी एरियाज में शिक्षा का क्षेत्र उपलब्ध है, व्याप्त है, जिसके कारण ही हम इनकी आवश्यकताओं को समझ पाते हैं और उसका आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं का इम्प्लीमेशन करते हैं। कार्य अनुसंधान, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। कार्य अनुसंधान के अंतर्गत हम किसी भी समस्या के जड़ तक जाते हैं और उसका तुरंत निराकरण करते हैं। बात हम यहाँ शिक्षा की कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में कई तरह की समस्या हैं, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे वो प्रबंधन से हो। अगर हम किसी कक्षा में जाते हैं और देखते हैं कि सामान्य सी गलतियां हैं, बच्चे रोज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फिर हम एक एक्शन रिसर्च इस पर तैयार करते हैं और जिसमें जो आपका परिणाम सामने आता है उस पर प्रशासन एवं प्रबंधन दोनों मिलकर विचार विमर्श करते हैं और समस्या का निराकरण करते हैं। अगला बिंदु है शिक्षा सांख्यिकी।
शिक्षा सांख्यिकी के माध्यम से निश्चित एवं तथ्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत कर बात को स्पष्ट किया जाता है। अब हम इन तमाम समस्याओं की चर्चा करते हुए यह देख लेंगे कि ये जो 10-12 पॉइंट है, इसका संबंध प्राचीन काल से शिक्षा में नहीं था। इन विषयों का अध्ययन शिक्षा प्रबंध के इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान तथा पढ़ाने की तकनीकों आदि विषयों के अंतर्गत करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। ये जितने भी विषय बिंदु हैं, सबका क्षेत्र अलग अलग है और इन सभी विषय बिंदुओं पर, इस प्रत्येक पक्ष पर गहनता के साथ विश्लेषण किया जाता है और इनमें व्याप्त समस्याओं का निराकरण किया जाता है। किसी राष्ट्र, समाज, व्यक्ति के उन्नयन का मूलाधार शिक्षा मानी जाती है। यही कारण है कि ज्ञानार्जन की एक सक्रिय क्रिया के रूप में अत्यंत प्राचीन काल से अविरल शिक्षा गतिशील बनी हुई है। शिक्षा के समाज और संस्कृति को स्वरूप की प्राप्ति होती है, तो शिक्षा का आश्रय लेकर राष्ट्र उत्पादनशील और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता है। शिक्षा के माध्यम से ही किसी राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सकती है। जहाँ तक मानव जाति के उन्नयन की बात है, तो मानव जाति के लिए शिक्षा शाश्वत मूल्य है और इन शाश्वत मूल्यों के अभाव में व्यक्ति अपने को प्रगतिशील नहीं बना सकता है, आदर्शों का, कौशलों का विकास नहीं कर सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा जैसी शाश्वत मूल्यों का आश्रय पाकर ही व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकताओं, आदर्शों एवं उच्च आदर्शों को प्राप्त करता है और अपने जीवन को नियंत्रित, निर्देशित एवं परिमार्जित करके आजीवन विकास पथ का वर्ण कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति का आजीवन पथ प्रदर्शन करती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समाज को उच्च आदर्शों को अर्पित करता है, कौशलों को अर्पित करता है, नैतिक मूल्यों को अर्पित करता है। जब हम एक व्यक्ति के विकास के बारे में बात करते हैं, तो शिक्षा वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और किसी भी व्यक्ति का विकास शिक्षा के अभाव में संभव नहीं है। अगर बात व्यक्ति के विकास की है, तो उसके परिवार का विकास संभव नहीं है। परिवार से हम आगे जाते हैं, परिवार का जब विकास संभव नहीं है तो समाज का विकास संभव नहीं है। समाज से आगे जाते हैं तो जब समाज ही विकसित नहीं हुआ तो विकसित राष्ट्र की कल्पना कोरी है। अर्थात हम देखते हैं कि शिक्षा मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। मनुष्य जीवन का हर पहलू शिक्षा के क्षेत्र में आता है, कोई पहलू इससे वंचित नहीं है। राष्ट्र, समाज, व्यक्ति के हित संवर्धन में शिक्षा की महती भूमिका है। इसको देखते हुए प्राचीन समय से ही घर, परिवार, समाज, समुदाय जैसे गैर औपचारिक साधनों द्वारा ज्ञान प्राप्ति की लालसा रखने वाले लोगों की जिज्ञासा पूरी करती गई। प्राचीन काल में व्यक्ति ज्ञानार्जन अपने परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से करता था, परंतु आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत व्यक्ति इस ज्ञान प्राप्ति की लालसा से संतुष्ट नहीं हुआ और उसे विद्यालय की आवश्यकता महसूस हुई और इसी विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा के नए संदर्भों में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें कई प्रकार की शिक्षा आती हैं।
पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, तमाम तरह की शिक्षा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा जो है राष्ट्र, समाज, व्यक्ति के उन्नयन का मूलाधार है। शिक्षा मानव जीवन का शाश्वत मूल्य है। शिक्षा औपचारिक, गैर औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों द्वारा दी जाती है। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के ज्ञान, अनुभव, चिंतन एवं दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। सभी में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद से प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा को अपने नज़रिए से स्पष्ट करने और परिभाषा में बांधने का प्रयत्न करता है। एक बार फिर से हम कहेंगे कि शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत अथवा व्यापक है। एक व्यक्ति के लिए शिक्षा के सभी क्षेत्रों में निपुण होना असंभव है। विभिन्न व्यक्ति शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टीकरण प्राप्त करते हैं। इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संबंध है। शिक्षा को प्रगतिशील बनाने के लिए हमें शिक्षा के बिल्कुल विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की आवश्यकता है। और लोकतंत्र का नारा है, व्यक्ति की सर्वोत्तम योग्यताओं का अधिकतम प्रयोग। आज की इस कड़ी में बस इतना ही।